दीपक मीना, निशांत कुमार, हेलो सर, जयप्रकाश कुमार, क्लास होगी अभी? चलिए स्टार्ट हो गई क्लास। तो कल लास्ट पॉइंट क्या कराए थे आपको? लास्ट पॉइंट थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये बताए थे आपको तीन गोलमेज सम्मेलन। अच्छा हाँ ठीक। तो लॉर्ड वेलिंगटन चलेगा। जयप्रकाश, लॉर्ड वेलिंगटन स्टार्ट करना है, ठीक है, ये बता दिए थे। किरण यादव गुड मॉर्निंग, अजीत कुमार गुड मॉर्निंग। तो लॉर्ड वेलिंगटन (1931 से 1936) ये वाइसरॉय बनकर आया। दीपक गुड मॉर्निंग। हाँ, लॉर्ड वेलिंगटन आने के बाद गांधी भी लंदन से लौट आए थे, यानी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी गए लेकिन वापिस आ गए थे। और शायद आपको पता ही है कि गांधी जी जब इंडिया लौट के आए तो ये वेलिंगटन से मिलने गए। वेलिंगटन ने इनसे मिलने से मना कर दिया। गांधी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से प्रारंभ कर दिया और इसके बाद इनको अरेस्ट करके यरबदा जेल में बंद कर दिया गया। तो यहां पर ये बताए होंगे आपको लाहौर सेशन ऑफ INC। लाहौर नहीं होगा, ये कराची सेशन होगा बेटे। कराची सेशन 1931 में हुआ था। दीपक कह रहे नोट्स ऑफ मैनेजमेंट से एक बार बोल दो, वो डाउनलोड कर देंगे, हमने उनको दे दिया हूं। तो कराची सेशन में अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस अधिवेशन में फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार और फाइनेंशियल इकोनॉमिक फाइनेंशियल प्रोग्राम ये लाया गया था। वित्तीय कार्यक्रम ये दो पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट वल्लभ भाई पटेल थे इसमें।
और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस अधिवेशन में ये दो प्रस्ताव रखे थे। पहला प्रस्ताव था फंडामेंटल राइट्स, यानी पहली बार इंडियन को फंडामेंटल राइट्स के लिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्ताव रखा गया, तो कांग्रेस के कराची सेशन में पहली बार फंडामेंटल राइट्स के प्रस्ताव को रखा गया था। ठीक है। और दूसरा यह है वित्तीय कार्यक्रम या इकोनॉमिक प्रोग्राम को भी इसमें लाया गया था कि अगर फंडामेंटल राइट्स होगा, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, फाइनेंस का भी तो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक प्रोग्राम या फाइनेंशियल प्रोग्राम को इसी अधिवेशन में लाया गया। ये दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे जिसे पारित कर दिया गया। कई दफा इस पर प्रश्न पूछा गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार फंडामेंटल राइट्स लाया गया था, तो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। और इसके बाद आप तो जानते हैं शायद कि 1931 में चित्तगांव आर्मरी केस भी हुआ था। चित्तगांव वर्तमान में ये बांग्लादेश में है। तो चित्तगांव आर्मरी केस सूर्य सेन के नेतृत्व में हुआ था, जहां लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने सूर्य सेन के नेतृत्व में चित्तगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर दिया था, लूटपाट भी कर लिया था। अच्छा, ये चित्तगांव आर्मरी केस जो हुआ है, ये गांधी के सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान हुआ था। तो ये भी इसी समय का है, 1931 में चित्तगांव। आर्मरी केस, इसका लीडर अगर पूछा जाए तो सूर्य सेन थे। चित्तगांव आर्मरी केस में क्रांतिकारियों ने लगभग 1000 के करीब इनकी संख्या थी, इस पर हमला करके यहां से कुछ बंदूकें वगैरह लूटा था। हालांकि गांधी ने इसकी क्रिटिसाइज भी किया था, क्योंकि गांधी का मेन उद्देश्य शांतिपूर्वक अहिंसात्मक तरीके से क्रांति को आगे बढ़ाना था। यही एक घटना ऐसी हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में, जहां पर आर्मरी को लूटा गया था, अन्यथा बेहद शांतिपूर्वक तरीके से इसको किया गया था। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं और अब आगे देखें आप नेक्स्ट पॉइंट में। गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से इंडिया लौट आए। दूसरे गोलमेज सम्मेलन से गांधी इंडिया वापस आ गए। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि गांधी वापस आने के बाद लॉर्ड वेलिंगटन से मिलने गए, वाइसरॉय से मिलने गए। लॉर्ड वेलिंगटन इनसे मिलने से मना कर दिया। गांधी ने इसके बाद 1932 में रीस्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1932 में फिर से प्रारंभ किया था। यानी इंग्लैंड से आने के बाद वेलिंगटन में गांधी मिलने गए। वेलिंगटन से जब मना कर दिया उसने मिलने से, तो गांधी ने इसको अपना अपमान समझा। गांधी ने डिसाइड किया कि वह सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः प्रारंभ करेंगे। इसके लिए गांधी ने अपनी कांग्रेस वर्किंग कमेटी से विचार विमर्श किया और डिसाइड हुआ कि क्यों ना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को फिर से प्रारंभ किया जाए। और जैसे ही गांधी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट प्रारंभ किया, गांधी को अरेस्ट कर लिया गया था। तो गांधी यरबदा के पूना के यरबदा जेल में अरेस्ट किए गए थे। इस जगह
यहां पर गांधी को फिर से अरेस्ट कर लिया गया। इसके पहले 1930 में गांधी को अरेस्ट किया गया था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जब इन्होंने स्टार्ट किया था, और उसके बाद इनको छोड़ दिया था। गांधी इरविन पैक्ट किए, लंदन गए, राजपूताना जहाज से लौट के आए, सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ किया। देन इसके बाद इनको फिर से अरेस्ट कर लिया, यरवदा जेल में इनको रखा गया। अच्छा, इसी बीच 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड gave communal award to B.R. Ambedkar. ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ने B.R. अम्बेडकर को सांप्रदायिक पुरस्कार दे दिया। ये B.R. अम्बेडकर को दिया था। तो इस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर यही था, रैमसे मैकडोनाल्ड। B.R. अम्बेडकर को इंडिया में शेड्यूल कास्ट का नेता बना दिया और शेड्यूल कास्ट की सीटें रिजर्व कर दिया। जिस तरह से 1909 में मुस्लिम लीग के लिए मुसलमानों की सीटें रिजर्व किया गया, उसी प्रकार 1932 में रैमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड दे करके इंडिया में शेड्यूल कास्ट को अपर कास्ट से अलग कर दिया और इनकी सीटें रिजर्व करके उसका नेतृत्व B.R. अम्बेडकर को दे दिया था। तो पहले तो सिखों को तोड़ा, मुसलमानों को तोड़ा, ईसाइयों को तोड़ा, और अब इंडिया में शेड्यूल कास्ट को भी अलग कर दिया। कहा कि इंडिया में शेड्यूल कास्ट डाउन ट्रोडन क्लास पीपल हैं, डिप्रेस्ड क्लास पीपल हैं, अनटचेबल क्लास पीपल हैं, इनका नेतृत्व B.R. अम्बेडकर को दिया जाए, जिससे इंडिया में इनका भी उत्थान हो सके। तो इस तरह इस बात को ध्यान में रखकर अम्बेडकर और इनकी पार्टी, अम्बेडकर की पार्टी थी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास पीपल। इन्होंने वैसे 3 पार्टी बनाई थी, लेकिन ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास पीपल, दूसरी थी समाज समता पार्टी, और तीसरी थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। लेकिन इनमें तीनों में से ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन या ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास पॉलिटिकल पार्टी, इसी को नेतृत्व दिया गया था। जैसा कि आप जानते हैं, B.R. अम्बेडकर ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की तरफ से, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की तरफ से, तेज बहादुर शपरू, ये ऐसे लीडर्स थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि B.R. अम्बेडकर ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की तरफ से लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए और इन्होंने इंडिया के डिप्रेस्ड क्लास की बातों को उठाया, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंसीडर्ड किया और उनकी सीटें रिजर्व कर दिया। इस तरह 1932 में अगस्त में ये कम्युनल अवार्ड दिया गया था। अब आप देखिए, कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट में गांधी ने पुणे के यरवदा जेल में एक फास्ट रखा। गांधी ने सोचा कि अंग्रेजों ने इंडिया में शेड्यूल कास्ट को अपर कास्ट से अलग करके अपर और लोअर कास्ट में मतभेद पैदा कर दिया। गांधी ने डिसाइड किया कि वह इसके खिलाफ फास्ट रखेंगे। तो लगभग एक लंबा उपवास गांधी ने रखा और देन इसके बाद अंबेडकर गांधी से मिलने, अंबेडकर और गांधी में एक समझौता हो गया था, आप जानते हैं, पूना पैक्ट। ये समझौता 1932 में पूना पैक्ट बिटवीन गांधी एंड B.R. अम्बेडकर के बीच में। आप जानते हैं कि शेड्यूल कास्ट की सीटें ब्रिटिश
इंडियन प्रोविंसेस, जितने ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे उसमें टोटल 148 सीटें रिजर्व कर दिया था। 148 सीटें रिजर्व किया गया टोटल ऑल ओवर इंडिया में जितने ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे। और इन सीटों पर केवल B.R. अंबेडकर और उनकी पार्टी जिसको चाहेगी उसे टिकट देगी या उसको इलेक्ट करा के ले आएगी। इसी के खिलाफ गांधी ने यरवदा जेल में उपवास रखा था। गांधी ने 16 अगस्त 1932 के कम्युनल अवार्ड के खिलाफ 20 सितंबर 1932 को उपवास जारी किया और हरिजनों के लिए तमाम काम करना स्टार्ट किया। वैसे 1932 में महात्मा गांधी ने शेड्यूल कास्ट को हरिजन कहा था और एक पत्रिका भी इन्होंने निकाली थी, गांधी ने हरिजन नाम दिया था। और 1933 में गांधी ने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबल लीग का गठन भी किया था। एंटी अनटचेबल लीग बनाई थी 1933 में। एंटी अनटचेबल लीग में गांधी ने डाउन ट्रोडन क्लास पीपल के लिए यानी शेड्यूल कास्ट के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करना स्टार्ट किया था। तो हरिजन ये शब्द गांधी ने दिया, हरिजन नामक एक पत्रिका भी निकाली और हरिजन्स के लिए इन्होंने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबल लीग, जिसको हरिजन सेवा भी कहते हैं, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबल लीग में हरिजन सेवा का भी कार्य किया इन्होंने। तो इस तरह गांधी का और अंबेडकर के बीच में ये समझौता, पूना समझौता हो गया। पूना समझौते की खास बात क्या थी बताइए, सौरभ जी बताइए। पूना समझौते में मेन खास बात क्या थी? आदित्य जी कह रहे हैं सर सम पॉइंट्स आर नॉट मेंशन्ड इन योर इंग्लिश नोट्स। कोई बात नहीं बेटे, इसको नोट कर लो, नहीं तो इसको सुन लो, कई बार सुन सुन के याद हो जाएगा ये। तो बताएं, सौरभ जी बताइए। मुलायम प्रसाद गुप्ता गुड मॉर्निंग। सौरभ मेरे प्रश्न पता चल गए, मैंने क्या पूछा था कि पूना समझौते में गांधी और अंबेडकर के बीच में क्या बात हुआ था? दलित वर्ग के लिए सेपरेट निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया गया। दलित वर्ग के लिए सेपरेट निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया। फिर इसके स्थान पर क्या दिया गया उनको? निशांत जी कह रहे हैं जयप्रकाश, दलित वर्ग के लिए सेपरेट निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया गया। शेड्यूल कास्ट एंड अपर कास्ट सब मिलकर अंग्रेज से लड़ेंगे। नहीं, ये तो गलत है निशांत भाई। जयप्रकाश, प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए रिजर्व सीट की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया। बिल्कुल सही है संदीप। महात्मा गांधी हरिजन के काम करेंगे, बिल्कुल ये तो ठीक है, हरिजन का काम करेंगे। हरिजन पत्रिका भी निकाला इन्होंने। लेकिन ये पॉइंट ठीक है, हमने अभी आपको बताया है कि प्रांतीय यानी प्रोविंशियल राज्यों में जो ब्रिटिश इंडिया के स्टेट थे उनमें शेड्यूल कास्ट की सीटें रिजर्व करके 148 कर दिया गया था। शेड्यूल कास्ट की सीटें रिजर्व करके 148। बिल्कुल सौरभ ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट शेड्यूल कास्ट के लिए पोस्टपोन कर दिया गया और प्रांतों में या जिसको कहते हैं विधानसभाओं में शेड्यूल कास्ट की 148 सीटें रिजर्व किया गया।
केंद्रीय विधानमंडल में रिजर्व सीट में 18% की वृद्धि की गई। बिल्कुल सब ठीक है। पूना पैक्ट में अब आप देखिए, ये जो आप बता रहे हैं ये सब इंटरनेट के पॉइंट्स हैं जयप्रकाश, और बिल्कुल ठीक हैं सारे पॉइंट्स, गलत नहीं है। अब पॉइंट आप ये देखें, इसका मेन मुद्दा ये था, देखिए 6 सीट जनरल की, अलग पॉइंट है, बिल्कुल एकदम डिफरेंट पॉइंट, गलत नहीं है, एकदम एक्यूरेट है बिपिन चंद्रा बुक में। तो 6 जनरल सीट पर एक शेड्यूल कास्ट की सीट। जरा भाई कह रहे हैं ज्वाइंट इलेक्शन ऑफ अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। नहीं, ऐसा तो नहीं है। जयप्रकाश जी ने जो बताए वो सही है। केंद्रीय विधानसभा मंडल में रिजर्व सीट में 18% की वृद्धि कर दिया, और बाकी पहले 71 सीटें रिजर्व थी, उसको बढ़ा के 148 कर दिया। तो पूना पैक्ट की खास बात आप देखें, पहले ये था कि 6 सीट पर एक शेड्यूल कास्ट की सीट रिजर्व होगी, और इस एक रिजर्व सीट पर केवल BR अंबेडकर और इनकी पार्टी ही उत्तरदायी होगी। ये कम्युनल अवार्ड में कहा गया था ये बात। छह जनरल पर एक रिजर्व सीट शेड्यूल कास्ट की, और इस रिजर्व सीट पर केवल BR अंबेडकर और इनकी पार्टी का नाम ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये थी। दूसरी पार्टी थी समाज समता पार्टी, और एक तीसरी पार्टी भी थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ये इनकी पार्टियों के नाम है। मेन पार्टी थी पहली वाली, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। अब पूना पैक्ट में क्या हुआ, जब गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ, तो गांधी ने अंबेडकर को समझाया कि 6 पर एक रिजर्व रहने दो, 6 जनरल पर एक शेड्यूल कास्ट सीट रिजर्व कर दो, लेकिन इस रिजर्व सीट पर सभी दलों को प्रतिनिधित्व दे दो। अंबेडकर इसको मान गए। गांधी ने समझाया कि आपके देहांत के बाद ये पार्टी, आपकी पार्टी किसी ऐसी लीडर के पास चला गया जो शेड्यूल कास्ट से करोड़ों रुपया लेकर सीट बेच देगा, इसलिए इसको ऐसा करो कि एक शेड्यूल कास्ट की सीट रिजर्व रहने दो, लेकिन उस रिजर्व सीट पर सभी दलों का प्रतिनिधित्व दे दो। अंबेडकर मान गए। गांधी ने भी समझाया कि रिजर्व सीट पर सभी दल शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट सपोर्ट करेंगे, और उस सीट पर से केवल शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट ही इलेक्ट होके जाएगा। तो इस तरह से गांधी के प्रस्ताव को अंबेडकर ने मान लिया, 6 पर एक सीट रिजर्व कर दिया, और आज भी 6 पर एक रिजर्व सीट है। 6 जनरल पर एक रिजर्व सीट सेंटर में लोकसभा में अब भी जाता है। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, 6 जनरल की हैं और एक रिजर्व सीट है। तो ये बात BR अंबेडकर ने संविधान में एडॉप्ट कर लिया। अब इस रिजर्व सीट से सारे दल अपने अपने उम्मीदवार सपोर्ट करेंगे। आज भी देखिए, मान लीजिए जहां की शेड्यूल कास्ट सीट रिजर्व है, वहां से सभी दल अपना अपना शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट ले आते हैं, जिसका कैंडिडेट जीतता है लोकसभा में जाता है। तो पूना पैक्ट में यही हुआ, जबकि कम्युनल अवार्ड में ये था कि शेड्यूल कास्ट की सीटें रिजर्व कर दिया, लेकिन शेड्यूल कास्ट की सीटों के लिए केवल BR अंबेडकर और उनकी पार्टी जिम्मेदार होगी, जिसको चाहेंगे वे उसी को ले आएंगे। जिसमें ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में 148 सीटें शेड्यूल कास्ट की रिजर्व हो गई। पहले 71 सीटें थी, अब 148 कर दिया गया। तो ये प्रावधान बनाया गया पूना पैक्ट के द्वारा। अब मान लीजिए किसी स्टेट में मान लीजिए एक ही सीट है शेड्यूल कास्ट की, कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? उसमें ये टर्म रखा गया है कि 6 टर्म तक जनरल सीट रहेगी और 6ठे बार ये रिजर्व हो जाएगी।
तो ये सारी बातें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। पूना पैक्ट को अंबेडकर ने मान लिया और पूना पैक्ट के बाद गांधी ने अपना अनशन तोड़ दिया, भूख हड़ताल तोड़ दिया। गांधी ने 21 दिन का भूख हड़ताल रखा था और गांधी की हालत सीरियस हो गई थी। तब अंबेडकर और गांधी के बीच कुछ कांग्रेस नेताओं ने, कुछ अन्य नेताओं ने मिल करके गांधी से समझौता करवाया, जिसमें तेज बहादुर सप्रू और जयकर का नाम विशेष है। इन दोनों ने मिलकर के गांधी अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट करने के लिए बाध्य किया, कहा गया। ठीक है जयप्रकाश, थैंक यू। तो मेन पॉइंट ये है पूना पैक्ट में, और ये सब चीज, ये अच्छे पॉइंट्स आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, बढ़िया बुक पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगी। तो आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। तो 1933 में, 1932 में हरिजन, ये हरिजन सेवा, हरिजन मैगजीन, ये गांधी ने स्टार्ट किया था। शेड्यूल कास्ट को हरिजन कहा था। 1933 में गांधी ने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबल लीग का गठन किया था। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबल लीग का गठन किया था, जिसके द्वारा हरिजनों के कारण या हरिजनों के लिए काम करना, उनकी सेवा करना, ये गांधी ने डिसाइड किया था। तो अब आप देखिए, एक पार्टी और आई थी 1934 में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये पार्टी जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया ने बनाई थी। नाम है कांग्रेस समाजवादी पार्टी। और आप जानते हैं आज के जितने भी सोशलिस्ट लीडर हैं वो इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिसमें लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह, नीतीश कुमार, ये सब इसी पार्टी के हैं। तो ये पार्टी, जिसके मेन फाउंडर जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया हैं। शायद आपको पता होगा जयप्रकाश नारायण ने, आचार्य नरेंद्र दत्त भी थे, ये भी सोशलिस्ट लीडर थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश बिहार को संभाला, राम मनोहर लोहिया ने यूपी को संभाला, और आचार्य नरेंद्र दत्त भी थे। लेकिन बेसिकली तीनों नेता थे, मेन जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण ने एक क्रांति चलाई थी, शायद आपको पता होगा, 1977 में इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के बाद। वो थी संपूर्ण क्रांति। इंदिरा के नेशनल इमरजेंसी के बाद संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने चलाया था। और एक बात बताते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, जयप्रकाश नारायण ने एक कॉन्सेप्ट दिया था। जयप्रकाश नारायण ने यह कहा था कि इंडिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होना चाहिए। इनका स्टेटमेंट है भाई। इन्होंने ये एडवोकेटेड किया था पार्टीलेस डेमोक्रेसी। जयप्रकाश नारायण ने दल रहित लोकतंत्र की सिफारिश किया था। ये एक बार पूछा भी गया है, किस नेता ने पार्टीलेस डेमोक्रेसी की सिफारिश किया था। इनका यही कहना था कि बिना पार्टी के सभी लोग इलेक्शन लड़ें
और इलेक्शन लड़ के जीत कर लोकसभा में आए, फिर हम उसमें से प्राइम मिनिस्टर या मंत्रियों का चुनाव करेंगे। लेकिन इस आइडिया को किसी ने माना नहीं। इनका यही कहना था कि अगर बिना पार्टी के लोकतंत्र बनाओगे, बिना पार्टी के इलेक्शन लड़के आओगे, अपने पॉकेट खर्च पर इलेक्शन जीतोगे, जो फंड डेवलपमेंट के लिए मिलेगा उस फंड को एक्चुअल में आप वहां खर्च करोगे, नहीं तो अगले इलेक्शंस में जनता आपको वोटिंग करके जिताएगी नहीं। इसी वे में इन्होंने कहा था कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी, क्योंकि पार्टियों का लहर चलता है। जैसे मान लीजिए आज कांग्रेस का लहर है, कल बीजेपी का लहर है। एक दबंग आदमी, पैसे वाला आदमी आज कांग्रेस का टिकट ले लिया, इलेक्शन लड़के आया, अगले 5 साल तक फंड को अपने लिए खर्च किया, बचाया, फिर पता चला कि नेक्स्ट टाइम बीजेपी की लहर चल रही है तो बीजेपी का टिकट ले लिया। इस तरह से बीजेपी के टिकट लेने के बाद फिर 5 साल वही लूटपाट किया, एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये बातें सारी इन्होंने डिसाइड किया था कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी, लेकिन कोई माना नहीं। पूना पैक्ट के बाद गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया क्योंकि समझौता हो गया। गांधी की सेहत खराब हो गई, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को छोड़ना पड़ा था। 21 दिन तक गांधी का लंबा उपवास था पूना में, यरवदा जेल में। सर्वोदय प्लान इन्होंने ही दिया है। सर्वोदय प्लान, सर्वहित सुखाए सर्वहित दुखाए, ये सर्वोदय प्लान इनका था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे आगे हम आपको बढ़ाते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम की ओर चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम, पार्टी लिस्ट का मतलब होता है कि बिना पार्टी के लोकतंत्र, यानी न तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी रहेगी, न कांग्रेस पार्टी रहेगी, न जनसंघ रहेगा, न लिबरल पार्टी रहेगी, न मुस्लिम लीग रहेगी। केवल एक पार्टी को टारगेट नहीं किया इन्होंने, बल्कि सभी दलों को कहा कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी, पार्टियों को समाप्त कर दो। जो नेता इलेक्शन लड़ना चाहें वे जाएं, कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन लड़ें, अपने पॉकेट खर्च पर इलेक्शन लड़के जीत के आए, फिर लोकसभा में जो जो चुन के आएगा वहां वोटिंग कर दिया जाएगा कि कौन प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार होगा और किसको किसको मंत्री बनाया जाए। इससे क्या होगा कि एरिया का नेता डेवलपमेंट करेंगे, तभी अगली बार इलेक्शन जीत पाएंगे। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को गांधी ने भी कहा था खत्म कर दो। जब इंडिया फ्री हो गया तो गांधी ने कहा अब कांग्रेस का काम खत्म हो गया है, इसको डिजॉल्व कर दो। लेकिन कहां माने कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आगे तक आज भी चला रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा था कि इस पार्टी का काम अब खत्म हो गया है, इस पार्टी की स्थापना इंडिया में फ्रीडम के लिए किया गया था, इसलिए अब इसको खत्म कर दो। नहीं माने, आज भी चला रहे हैं। तो एक तो गांधी के विचारों की हत्या किया यानी कांग्रेस ने, और दूसरे ने गांधी को ही मार दिया यानी आरएसएस ने। नाथुराम गोडसे हिंदू महासभा से रिलेटेड था। तो इस तरह से जो जयप्रकाश नारायण ने ओपिनियन दिया था, बहुत बढ़िया ओपिनियन था। लर्नेड थे, पढ़े लिखे थे और विचारक भी थे, सोशलिस्ट लीडर भी थे, इसलिए इनका विचार अति उत्तम था। बट कहां कोई माना, कोई नहीं माना। और ये भी नहीं कहा चलो 2-3-4 पार्टी दे दो, 2 या 3-4 पार्टी बनाओ, बाकी पार्टियों को खत्म कर दो। इतनी पार्टी की आवश्यकता क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम कर दिया है। इसमें प्रॉब्लम्स ये है कि कोई मेजोरिटी में आता नहीं तो समस्या डेमोक्रेसी को होती है। डेमोक्रेसी कभी कभी तो आईसीयू में चली जाती है। तो इस तरह से शोषण करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स। तो ये सारी बातें हम आपको
बताते हैं। ये आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, इसको भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। 1935 का ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें भी सारे प्रावधान लगभग लाए गए जो साइमन कमीशन और गोलमेज टेबल यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन किया गया था। तो साइमन कमीशन रिपोर्ट की बातें, कुछ नेहरू रिपोर्ट की बातें और कुछ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो बातें की गई थी, उन्हीं सब का ये सारांश था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इसकी मुख्य विशेषता क्या है, तो जयप्रकाश बताइए, सौरभ भी बताएं, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, मेन फीचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का। रुपेश भी बताएं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। निशांत भी बताइए, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता है। बहुत सारी पॉइंट हैं इसमें, ये पूरा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। और जब इंडिया फ्री हुआ तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लागू किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का भारत सरकार अधिनियम ये लागू किया गया 1947 में। संदीप जी कह रहे हैं कि बर्मा को अलग कर दिया था, बिल्कुल ठीक है। रुपेश कह रहे हैं डायरेक्टरी लाया गया। और निशांत कह रहे हैं इंडिया में नियम के तहत शासन किया गया, ठीक है। जयप्रकाश कह रहे हैं संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची आधार पर पावर का डिवीजन किया गया, बिल्कुल, इसीलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। अच्छा, ये सब ठीक, आपने सब सही बता रहे हैं। डायरेक्टरी भी लाया गया, लेकिन सेंटर में स्टेट डायरेक्टरी खत्म कर दिया था रुपेश जी, सेंटर में डायरेक्टरी रखा गया, यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था सेंटर में। सौरभ कह रहे हैं साइमन कमीशन लागू किया गया, बिल्कुल ठीक है। साइमन कमीशन रिपोर्ट की कुछ बातें, कुछ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बातें और कुछ नेहरू रिपोर्ट की बातें, इनको इंक्लूड किया गया है, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। जब इंडिया फ्री हुआ था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ही लागू किया गया, क्योंकि अभी तक कोई संविधान नहीं था। ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में काम किया। जब संविधान बन गया तो संविधान में कई सारे प्रावधान, मोस्टली प्रावधान संविधान में भी इसको एक्सेप्ट किया गया, भारत को संघ बनाया गया, बिल्कुल ठीक है। तो मेन खास बात जो है इसका, वो एक तो ये है प्रांतीय स्वायत्तता। खास बातें बता रहे हैं आपको, बहुत सारी बातें हैं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतों में एक ऐसी सरकार ले आओ जिसको कि कुछ अनरिजर्व सब्जेक्ट दे दिया जाए। जैसे अभी आप जयप्रकाश, जैसे अभी आप बताए थे, प्रांतीय स्वायत्तता में यही है कि कुछ अनरिजर्व सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट में रखा गया। 3 लिस्ट बनाई गई थी, एक फेडरल लिस्ट थी, फेडरल लिस्ट जिसपे सेंटर काम करेगी, दूसरा स्टेट लिस्ट था जिसपे स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट था जिसपे स्टेट और प्रोविंस सेंटर दोनों काम करेंगे।
तो ये बात एक खास बात है बेटे, प्रांतीय स्वायत्तता, ये लाया गया। रिमूव्ड डायरकी फ्रॉम प्रोविंसेस, प्रांतों से दोहरी शासन प्रणाली हटा दिया गया। प्रांतों से द्विसदनात्मक प्रणाली हटा दिया, ये दूसरी खास बात है। और एक तीसरी खास बात आप देखें, ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन was established, यानी अखिल भारतीय संघ का गठन किया गया। अखिल भारतीय संघ का, अखिल भारतीय संघ का गठन किया गया। अब इस संघ में ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स दोनों को शामिल किया गया है। ये खास बात है। ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया जाए और उसमें ब्रिटिश भारतीय राज्य को शामिल किया जाए, प्लस इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट हैं, रजवाड़े राज्य हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। और इसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट, इनके बाद अगला पॉइंट है इसमें, मैंने आपको बताया था सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी पहली बार 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में लाया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून में सीएजी लाया गया था, बाद में इसको हटा दिया गया था। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीएजी को फिर लाया गया, जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का काम करेगा। कुछ रिजर्व सब्जेक्ट जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और होम अफेयर्स, ऐसे कुछ कोर सेक्टर को सेंटर के पास दे दिया और बाकी अनरिजर्व सब्जेक्ट्स स्टेट को दे दिया गया था। तो मुख्य प्रावधान इस एक्ट के यही हैं। एक और मेन बात है, अभी आपने बताया था बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। बर्मा को ब्रिटिश इंडिया से अलग किया गया। बट आप ध्यान रखें, बर्मा 1882 में इंडिया आया था, 1937 में बर्मा इंडिया से अलग हुआ था। बर्मा 1935 में अलग करने का प्रावधान किया गया। निशांत कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ अधिनियम कौन बनाया? ये अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में बना था बेटे, ब्रिटिश पार्लियामेंट। जयप्रकाश कुमार कह रहे हैं प्रेजेंट सीएजी राजू महर्षि हैं। ठीक है, 13वां है, बिल्कुल सही है, ये तो करंट हो गया। लेकिन यहाँ पर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बता रहे हैं कि सीएजी को फिर एडॉप्ट कर लिया गया था, बर्मा को अलग करने का प्रावधान किया गया बेटे। बर्मा म्यांमार कहलाता है, वो बिल्कुल सही है, बर्मा दैट इज म्यांमार। तो ये सारे पॉइंट हैं। लेकिन बर्मा इस समय यहां तक इंडिया में रहा बेटे। बर्मा यानी म्यांमार इस समय अलग किया गया। अंग्रेजों ने बर्मा को इसलिए अलग कर दिया गया
कि बर्मा अगर इंडिया में रहेगा तो कहीं फ्रीडम फाइटर इंडिया के बर्मा की भी डिमांड न कर लें कि बर्मा हमारा पार्ट है। इसलिए बर्मा को 1937 में अलग करके वहाँ लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था अलग से काम करने लगी। बर्मा की लड़ाई 3 लड़ाई हुई है, बताए थे आपको। बर्मा की पहली लड़ाई 1824-26 तक चला था। दूसरी लड़ाई 1852 तक चला था। तीसरी बर्मा की लड़ाई 1882 में लड़ा गया था। तो तीसरी बर्मा की लड़ाई के टाइम तक पूरे बर्मा को इंडिया में शामिल कर लिया गया था, लेकिन बर्मा को इस साल अलग कर दिया, तो यहां से यहां तक बर्मा यानी म्यांमार इंडिया में रहा। एक और बात है, फेडरल कोर्ट बनाने का प्रावधान किया गया। दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट बनाने का प्रावधान किया गया था और इसमें एक चीफ जस्टिस प्लस 6 जजेस बनाने का प्रावधान किया गया था। आप जानते हैं फेडरल कोर्ट बनाने का प्रावधान इसलिए किया गया कि इसमें ब्रिटिश इंडिया के अलावा प्रिंसली स्टेट भी होंगे, इसीलिए इसको फेडरल कोर्ट बनाने का प्रावधान किया गया। बट आपको हम आप बताएं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फेडरल को कभी भी इंडिया में लागू नहीं किया गया है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फेडरल लाया गया, बट इंडिया में फेडरल सिस्टम को लागू ही नहीं किया गया। क्यों नहीं लागू किया गया? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रिंसली स्टेट्स को जीत कर इंडिया में मिला लिया। यानी कुल मिला के ब्रिटिश इंडियन स्टेट और प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में विलय कर लिया गया, और ये काम सरदार पटेल ने किया था, बहुत बड़ा काम किया था। ने जितने प्रिंसली स्टेट थे उनमें से मैक्सिमम अलग देश बनाने के चक्कर में थे। अंग्रेज भी चाहते थे कि इन प्रिंसली स्टेट को अलग देश के रूप में बनवा दिया जाए। इनमें से हैदराबाद का निजाम, कोल्हापुर, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, कोल्हापुर, जूनागढ़, कश्मीर, ये 4 मेन राज्य थे। कश्मीर को निकाल दें तो 3 बचे। 3 में कोल्हापुर, जूनागढ़ को पटेल ने बाहुबली से जीत लिया। यही काम हैदराबाद के साथ भी किया। हैदराबाद को बड़ा प्रयास किया गया कि इंडिया में विलय कर लिया जाए। निजाम हैदराबाद का इंडिया में आ जाए मानने को तैयार ही नहीं था। ऑपरेशन पोलो के अंडर में निजाम पर हमला कर दिया गया। ऑपरेशन पोलो के अंडर में निजाम को हरा दिया गया, हैदराबाद इंडिया में विलय कर लिया गया। इसलिए सरदार पटेल को आयरन मैन कहा गया है। तो इस तरह से ये फेडरल कोर्ट और फेडरल ये कभी भी इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लाया गया, बट कभी भी इसको लागू नहीं किया गया। कारण यही कि प्रिंसली स्टेट को इंडिया में विलय कर लिया गया और स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन 1956 में बना था। उसके बाद स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया, राज्यों के इस एरिया को बढ़ाया घटाया गया। तो चलें इससे आगे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की खास बात और देखें। ब्रिटिश काल में इस समय जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, इस समय ब्रिटिश पीरियड में कुल कितने ब्रिटिश स्टेट थे? इस समय टोटल 11 ब्रिटिश इंडियन स्टेट थे। ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स की संख्या इस समय कुल 11 थी। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रावधान बनाया गया कि इन 11 राज्यों में आम चुनाव कराया जाए। 11 स्टेट्स में आम चुनाव कराया जाए, और ये आम चुनाव 1937 में 1937 में इंडिया में चुनाव कराया गया था। 11 प्रांतों में चुनाव हुए, जिसमें 6 प्रांतों में कांग्रेस गवर्नमेंट सरकार बनाई, 2 प्रांतों में मुस्लिम लीग सरकार गवर्नमेंट बनाई। लेकिन 3 प्रांत जो थे, 2 में कांग्रेस लगभग मेजॉरिटी पर थी, सपोर्ट लेके गवर्नमेंट बनाई। 1 में कांग्रेस ने सपोर्ट देकर गवर्नमेंट बनवाई। यानी कुल मिला के 6 में कांग्रेस फुल मेजॉरिटी में गवर्नमेंट आई 6 में, और 2 में कांग्रेस की मेजॉरिटी नहीं आई, सपोर्ट लेके बनाया, यानी 8। 1 में कांग्रेस ने सपोर्ट देकर गवर्नमेंट बनवाया, यानी 9 प्रांत में कांग्रेस सहयोगी दलों की सरकारें सत्ता में आई।
एक यानी दो प्रांत में, बंगाल और पंजाब में मुस्लिम लीग सरकार आई थी। तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बेहद इंपॉर्टेंट था। चलें इसके बाद देखते हैं 1936 में लॉर्ड वेलिंगटन चला गया। लॉर्ड वेलिंगटन की जगह लॉर्ड लिनलिथगो आया, ये वाइसरॉय बनकर आया 1936 में। 1944 तक रहा, लेकिन बीच में इंग्लैंड भी गया था 1940 में, जब अगस्त ऑफर आया था। अगस्त ऑफर प्रस्ताव के बारे में बात करने के लिए लिनलिथगो लंदन गया था, वापिस आया तो अगस्त ऑफर दिया। अगस्त ऑफर हम आपको आगे बताएंगे क्या था। तो लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में तमाम गतिविधियां आगे बढ़ी। अब आप देखिए 1937 में फैजपुर आईएनसी सेशन, फैजपुर आईएनसी सेशन ये बुलाया गया और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे। 1937 में फैजपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष बने। और फैजपुर है कहां बताइए? फैजपुर किस राज्य में है? और फैजपुर अधिवेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? पहली बार ऐसा अधिवेशन फैजपुर में हुआ, इसका मुख्य मेन पॉइंट क्या है? जयप्रकाश ठीक है, प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन की खास बात बताइए आप लोग, क्या था इसमें फैजपुर में? कोई ऐसी खास बात? बिल्कुल, बहुत सही आंसर है आपका। फैजपुर अधिवेशन की खास बात यही है कि यह अधिवेशन पहली बार एक गांव में हुआ था, विलेज में हुआ था, और ये विलेज महाराष्ट्र में है। फर्स्ट टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में बुलाया गया और ये गांव महाराष्ट्र में है। तो यही इसकी खास बात है बेटे। और गांधी जी भी इस अधिवेशन में गए थे, महात्मा गांधी भी थे। बिल्कुल महाराष्ट्र में है रुपेश, फैजपुर। सौरभ भी बता रहे हैं महाराष्ट्र में ही है। लेकिन खास बात ऐसा पूछा जाए कि क्या है, तो फर्स्ट टाइम कांग्रेस अधिवेशन एक गांव में बुलाया गया, नेहरू इसके अध्यक्ष बने हैं, और इससे पहले कभी किसी गांव में अधिवेशन नहीं हुआ था। इसकी खास बात यही है। 1937 में जैसा कि अभी हमने आपको बताया, एक तो बर्मा को अलग कर दिया गया इसी साल। दूसरी बात इसमें, बर्मा को अलग करने के अलावा 1937 में 1937 में फर्स्ट टाइम 11 स्टेट्स में इंडिया में इलेक्शंस कराए गए, 11 राज्यों में चुनाव कराए गए। तो कुल मिला के 9 में आईएनसी एंड एलाइज गवर्नमेंट पावर में आई थी, 2 में मुस्लिम लीग और एलाइज गवर्नमेंट सत्ता में आई थी। ये 2 राज्य थे बंगाल और पंजाब में। बंगाल में फुल मेजॉरिटी थी, पंजाब में सपोर्ट लिया था। हालांकि कांग्रेस को कुल मिला के 6 प्रांतों में मेजॉरिटी थी, लेकिन 7 में इनकी गवर्नमेंट बनी थी। 1 में सपोर्ट दिया था, 2 में सपोर्ट दिया था बेटे, 6 में फुल मेजॉरिटी, 1 में लगभग मेजॉरिटी, 2 में लगभग, 1 में बिल्कुल मेजॉरिटी नहीं थी, 1 में कुछ थी। तो इस तरह से 8 में सहयोगी दलों ने
साथ में इनकी लगाई, कांग्रेस में 2 सहयोगी दलों की, और यहां दोनों में मुस्लिम लीग सरकार है, लेकिन मुस्लिम लीग ने पंजाब में सपोर्ट लिया था। तो इस तरह से पहली बार इंडियन स्टेट, ब्रिटिश इंडिया स्टेट में इलेक्शन कराए गए और इसमें ये रहा। लेकिन 1937 से 39 तक ये सरकारें केवल 2 साल चली थी। गवर्नमेंट लास्टेड ओनली फॉर 2 years। ये सरकारें लगभग 2 ही साल तक चली थी। 1939 में मुस्लिम लीग गवर्नमेंट ने 2 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया था। 1939 में मुस्लिम लीग गवर्नमेंट ने 2 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया था। 2 स्टेट से इस्तीफा क्यों दिया? मुस्लिम लीग ने आरोप लगाया कि जहां जहां कांग्रेस सरकारें हैं मुसलमानों पर अत्याचार कर रही हैं। यह कहकर मुस्लिम लीग गवर्नमेंट ने 2 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से इस्तीफे की मांग किया। कांग्रेस ने भी इस्तीफा दिया, लेकिन इसलिए नहीं दिया कि मुस्लिम लीग ने कांग्रेस पे आरोप लगाया कि जहां जहां कांग्रेस सरकारें हैं वहां वहां मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। बल्कि मुस्लिम लीग ने इस्तीफा इसीलिए दिया कि मुसलमानों पे अत्याचार कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में घसीट लिया गया। जयप्रकाश सही बता रहे हैं आप। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया को घसीट लिया गया कांग्रेस की सलाह के बिना, इंडियन की सलाह के बिना। इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शामिल कर लिया, इसलिए कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस्तीफा दे दिया। जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस्तीफा दिया तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। अब आपके पास एक प्रश्न है, मैं दे रहा हूं, किस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, यानी डिलीवरेंस डे? व्हेन मुस्लिम लीग ऑब्जर्व्ड द डिलीवरेंस डे, बिकॉज कांग्रेस गवर्नमेंट रिजाइन फ्रॉम 9 states, therefore Muslim League thought that now Muslims are free from the atrocities of Congress. तो the day which was observed as Deliverance Day, वह दिन कौन था, वह डेट कौन सी है जब मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? बिल्कुल रुपेश, बहुत सही। रुपेश का आंसर आ गया। बाकी लोग बताएं रुपेश ने क्या दिया है, नहीं बताएंगे। रुपेश ने बहुत सही आंसर दिए हैं। जयप्रकाश भी सही बता दिए हैं, बिल्कुल सही। 2 लोगों का आंसर बेहद अच्छा है, सेम आंसर है। मुस्लिम लीग गवर्नमेंट ने यह आरोप लगा के इस्तीफा दिया कि जहां जहां कांग्रेस सरकारें हैं मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस से इस्तीफे की मांग किया, कांग्रेस ने इस्तीफा दिया, लेकिन इसलिए दिया क्योंकि इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में घसीट लिया, इसलिए कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। जब कांग्रेस का इस्तीफा आया तो उसके बाद मुस्लिम लीग ने उस दिन को डिलीवरेंस डे के रूप में ऑब्जर्व किया था। तो ये वह दिन है। रुपेश ने भी सही बताए हैं, जयप्रकाश ने भी सही बताए हैं, सौरभ गलत बता दिए आपने। 1 सितंबर 1939 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था बेटे। अर्जुन सही बताए हैं, 22 दिसंबर 1 सितंबर को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था सौरभ, 1939 में। उस दिन को इन्होंने ऐसा नहीं किया है। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ऑब्जर्व्ड डिलीवरेंस डे। मुस्लिम लीग ने इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, जिस दिन को कांग्रेस ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस के इस्तीफा वाले इस प्रोग्राम को डिसाइड किया कि हम इस दिन को मुक्ति दिवस मनाएंगे। तो इस तरह से एक और पॉइंट आप देखिए, 1938 में एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस became INC प्रेसिडेंट। पहली बार INC प्रेसिडेंट
सुभाष चंद्र बोस बने हरिपुर सेशन में। हरिपुर गुजरात में है। तो फर्स्ट टाइम 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए थे। ये वही सुभाष चंद्र बोस हैं जिन्होंने गांधी की दांडी मार्च यात्रा को नेपोलियन के एल्बा यात्रा से किया था। ये वही सुभाष चंद्र बोस हैं जो प्रारंभ में गांधी के सपोर्टर भी थे, नेहरू के काफी क्लोज मित्र थे, लेकिन ये वही सुभाष चंद्र बोस हैं बाद में गांधी और इनमें आपस में बनी नहीं। 1938 दिसंबर में सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, हरिपुर सेशन में बने। लेकिन आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहते थे। 1939 में गांधी ने इनका सपोर्ट नहीं किया। गांधी ने इनके खिलाफ अपना एक कैंडिडेट नॉमिनेट कर दिया। गांधी के नॉमिनेटेड कैंडिडेट का नाम पट्टाभी सीतारामैया था। सुभाष चंद्र बोस अड़ गए कि हम इलेक्शंस लड़ेंगे और एससी बोस ने गांधी के नामांकित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को त्रिपुरी अधिवेशन के कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में हराया और एससी बोस दोबारा अध्यक्ष बने थे। तो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फर्स्ट टाइम कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव कराया गया 1939 में। त्रिपुरी आईएनसी सेशन, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी आईएनसी सेशन, जयप्रकाश बिल्कुल सही है। त्रिपुरी आईएनसी सेशन जबलपुर में पहली बार इलेक्शन कराया गया। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को इस इलेक्शन में हराया। ये गांधी के नॉमिनी कैंडिडेट थे। गांधी के द्वारा नामांकित सदस्य पट्टाभी सीतारामैया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के नॉमिनी कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया को कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में हराया और दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बन गए। गांधी ने कहा ये मेरी हार है। गांधी ने इसको बड़ा सीरियसली ले लिया। गांधी इसे सीरियसली ले लिया और सुभाष चंद्र बोस के हर कदम पर अड़ंगे फैलाने लगे। सुभाष चंद्र बोस को काम ही नहीं करने दिए। विवश होकर सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी कलकत्ता में बनी थी और एससी बोस ने इसको बनाया। डिसाइड किया कि वे अपने तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाकर अपनी पार्टी स्टार्ट कर दिया। लेकिन आप जानते हैं एससी बोस के इस्तीफे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष कौन बना? सभी लोग बताएं। सौरभ जी बताएं, अर्जुन भी बताएं, जयप्रकाश भी बताइए कि सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष कौन बना? बिल्कुल सौरभ, बिल्कुल सही। जयप्रकाश भी सही बता रहे हैं। बिल्कुल, इनके इस्तीफे के बाद
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये अध्यक्ष बने थे। अमृतराज कह रहे हैं जिसको गांधी जी चाहते थे। गांधी जी तो पट्टाभी सीतारामैया को चाहते थे। अमृतराज जी गांधी तो इनको चाहते थे, पट्टाभी सीतारामैया को। कहां बनने दिया? रुपेश सिंह जी बता रहे हैं राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही है, कांग्रेस अध्यक्ष ये बने थे। इन्होंने नहीं लिया और इनको एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए था क्योंकि हारे हुए कैंडिडेट थे। तो इस तरह से 1939 में अब आगे बढ़ते हैं और 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ा गया था। दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ा गया था। और आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार के तमाम कॉजेज हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार का मेन कॉज, जर्मनी ने पोलैंड से कहा कि वह डैनजिंग बंदरगाह छोड़ के हट जाए, लेकिन पोलैंड के उत्तर की प्रतीक्षा जर्मनी ने नहीं किया। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया। शायद आप जानते हो वर्साय की संधि के बाद डैनजिंग बंदरगाह पोलैंड को दे दिया गया था और पोलैंड को जर्मनी के बीचों बीच से एक गलियारा दिया गया डैनजिंग पोर्ट पहुंचने के लिए। तो इसलिए जर्मनी के हिटलर ने पोलैंड से कहा हट जाओ, उसके उत्तर की प्रतीक्षा नहीं किया, आक्रमण कर दिया। और देन इसके बाद जर्मनी ने पोलैंड को जीता, नॉर्वे को जीता, डेनमार्क को जीता। इस तरह जर्मनी अपनी ताकत इन तीनों देशों पर स्थापित कर दिया। तब जर्मन फोर्सेस फ्रांस में प्रवेश की हैं। तो मेन कॉज तो यही है लड़ाई का, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के लड़ाई के और भी कारण हैं। एक उसमें से प्रमुख कारण यह भी है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, वर्साय की संधि, यह जर्मनी के लिए अपमानजनक शर्त थी। जर्मनी के ऊपर इस अपमानजनक शर्त को थोप दिया गया था। जैसे आपको हमने बताए थे, जर्मनी के 2 प्रांत आल्सेस लॉरेन फ्रांस को दे दिए गए थे। जर्मनी का राइनलैंड डीमिलिटराइज्ड कर दिया, सैन्य विहीन कर दिया। जर्मनी की नेवी पावर को छीन लिया गया। जर्मनी के सार कोल माइंस फ्रांस को दे दिया गया। जर्मनी को कई स्फीयर में डिवाइड कर दिया गया जिससे जर्मनी में एविल पावर ना आ पाए। जर्मनी की नेवी पावर भी छीन लिया गया था। डैनजिंग पोर्ट पोलैंड को दे दिया गया था। जर्मनी की सेना घटा के 1 लाख कर दिया गया था। यानी कुल मिला के जर्मनी पर वर्साय की संधि अपमानजनक शर्त थोप दिया गया था। जर्मनी के लोग चाहते थे कि कोई ऐसा उद्धारक आए जो वर्साय की संधि से जर्मनी को छुटकारा दिला पाए। ऐसा व्यक्ति एडोल्फ हिटलर जर्मनी के लोगों को दिखा। एडोल्फ हिटलर ने एक पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का नाम था नेशनल जर्मन वर्कर्स पार्टी। 1919 में यानी 1919 में नेशनल जर्मन वर्कर्स पार्टी बनी थी। इसी का शॉर्ट फॉर्म है नाजी। नाजी से ही नाजिज्म आया। जर्मन भाषा में नेशनल जर्मन वर्कर्स पार्टी का शॉर्ट फॉर्म नाजिज्म कहलाता है, नाजी। तो इस तरह से एडोल्फ हिटलर जर्मनी की ताकत को हड़पने के लिए जर्मनी के लोगों को अपने विचार देने लगा। और शायद आप जानते हैं कि जिस तरह से 1921 में बेनितो मुसोलिनी ने रोम एक्सपेडिशन करके
इटली पर कब्जा कर लिया था, वही पॉलिसी एडोल्फ हिटलर ने अडॉप्ट किया। 1928 में बर्लिन एक्सपेडिशन आयोजित किया, लेकिन एडोल्फ हिटलर को गिरफ्तार कर लिया गया। एडोल्फ हिटलर को जेल में कैद कर लिया। जर्मनी के लोगों को एडोल्फ हिटलर ने अपने विचार फैलाने के लिए एक किताब लिखा। हिटलर की बुक का नाम है मीन कैम्प, मीन्स मेरा स्ट्रगल, माई स्ट्रगल, मेरा संघर्ष। इस किताब में जर्मनी के हिटलर ने जर्मनी के लोगों को कहा कि केवल वही ऐसा व्यक्ति है जो जर्मनी की खोई पावर और प्रेस्टीज वापस दिला सकता है। उसने नाजीवादी ताकत का गुणगान किया। जर्मनी के लोग एडोल्फ हिटलर की किताब मीन कैम्प पढ़कर बड़े प्रभावित हुए और उसको जर्मनी का उद्धारक समझने लगे। बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर जर्मनी की सोशलिस्ट कम्युनिस्ट सरकारों ने एडोल्फ हिटलर को जेल से रिहा कर दिया। जेल से रिहा ही नहीं किया, बल्कि उसे गवर्नमेंट में भी शामिल कर लिया। जल्द ही इलेक्शन कराए गए। 1931 में एक इलेक्शन कराया गया। उस इलेक्शन में जर्मनी के लोगों ने एडोल्फ हिटलर की नाजी पार्टी को 135 सीट जितवाए, 135 सीट जितवाए। यानी कुल मिला के किसी भी दल को मेजोरिटी जर्मनी में नहीं मिला, लेकिन एडोल्फ हिटलर ने बाकी सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टियों से मिलकर के अपनी गवर्नमेंट बना तो लिया, सत्ता में आ गया। सत्ता में आने के बाद जर्मनी ने रेस्ट्राग में यानी जर्मनी की संसद में आग लगवा दिया और इस आग की जिम्मेदारी सोशलिस्ट कम्युनिस्ट नेताओं पर थोपकर सोशलिस्ट कम्युनिस्ट नेताओं को जेल में बंद कर दिया और पूरी ताकत अपने पास ले लिया। तो इस तरह 1933 तक 1933 तक एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह बन गया, डिक्टेटर बन गया। और इस प्रकार एडोल्फ हिटलर जर्मनी की ताकत अपने हाथ में लेने के बाद इटली से 1936 में एग्रेशन संधि पर समझौता कर लिया। 1936 में ट्रीटी ऑफ एग्रेशन, आक्रामक नीति पर समझौता करने के पश्चात एडोल्फ हिटलर, बेनितो मुसोलिनी ने बाकी देशों की कॉलोनीज पर हमले करने लगे, छीनने लगे। ब्रिटेन फ्रांस ने जर्मनी और इटली की इस पॉलिसी से चुप्पी साध लिया, यह सोचकर कि कहीं जर्मनी इटली ब्रिटेन फ्रांस की कॉलोनी भी न छीन लें। इसलिए तुष्टीकरण की नीति अपनाई। इसको पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट कहते हैं, तुष्टीकरण की नीति। लेकिन ये तुष्टीकरण की नीति म्यूनिक समझौते के बाद ब्रिटेन फ्रांस ने छोड़ दिया। म्यूनिक समझौता क्या था? दरअसल 1939 में म्यूनिक पैक्ट हुआ था। म्यूनिक समझौते में क्या बात हुई? जर्मनी के एडोल्फ हिटलर ने दावा किया कि चेकोस्लोवाकिया का सुदेटेनलैंड जर्मन स्पोकन है, इसलिए वह जर्मनी का पार्ट है, जर्मनी को दिया जाए। ब्रिटेन फ्रांस के राष्ट्राध्यक्षों ने म्यूनिक में इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और कहा ठीक है, तुम सुदेटेनलैंड पर अधिकार कर लो, बाकी चेकोस्लोवाकिया को मत टच करना। हिटलर नहीं माना। उसने क्या किया कि परमिशन पाते ही पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा जमा लिया। यहीं से ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी के खिलाफ पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट छोड़ दिया और अब जर्मनी के खिलाफ, इटली के खिलाफ तुष्टीकरण नीति के अलावा एग्रेशन पॉलिसी अडॉप्ट कर लिया। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो जर्मनी और इटली, बाद में जापान भी आ गया, इनकी ताकतें मिल गई। अब जर्मनी में तो नाजिज्म, इटली में फासिज्म, जापान में शिनोइज्म, तीनों ताकतें मिलकर के पूरे वर्ल्ड में आक्रामक नीतियां अडॉप्ट कर लिया। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रशिया के खिलाफ तीनों ताकतों ने नाजिज्म, फासिज्म को बढ़ावा दिया। हर देश में ही चाहते थे कि उनके प्रतिनिधि हों। तो इस तरह से जर्मनी और इटली, जापान तीनों एक तरफ एक्सिस पावर के रूप में लड़े थे। लेकिन आप जानते हैं कि लड़ाई तो स्टार्ट हो गई 1 सितंबर 1939 से। ये लड़ाई स्टार्ट इस डेट को हो गई, बट 1 सितंबर 1939 से
अप्रैल 1940 तक जो लड़ाई लड़ी गई इसको फोनी वार कहा गया है, यानी इसको नकली युद्ध कहा गया है। फोनी वार मीन्स नकली युद्ध। तो जो लड़ाई 1 सितंबर 1939 से अप्रैल 1940 के बीच लड़ी गई उसको नकली युद्ध क्यों कहा गया है? क्योंकि इस समय कोई एक्चुअल फाइटिंग नहीं हुआ, बल्कि जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा किया, नॉर्वे पर कब्जा किया, डेनमार्क पर कब्जा किया। कोई एक्चुअल फाइटिंग नहीं हुआ, केवल जर्मनी ही कब्जा करता रहा। अप्रैल 1940 में जब जर्मन फोर्सेस फ्रांस में प्रवेश किए तब एक्चुअल लड़ाई स्टार्ट हुई है। जर्मन फोर्सेस इस समय फ्रांस में प्रवेश किया और फिर लड़ाई स्टार्ट हुई। और इधर दो ग्रुप थे, एक ग्रुप का नाम है एक्सिस पावर यानी धुरी राष्ट्र, एक तरफ धुरी राष्ट्र, दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र यानी एलाइज पावर्स। मित्र राष्ट्र, अब आप देखिए इसमें तो वही जर्मनी का एडोल्फ हिटलर, इटली का बेनितो मुसोलिनी, जापान का सिन्नो, तो ये लोग शामिल हुए। और दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, बाद में अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया। तो एक तरफ मित्र राष्ट्र, दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र। ये तो सभी जानते हैं कि एलाइज पावर्स जीत गए थे, एक्सिस पावर की हार हुई थी। जर्मनी का एडोल्फ हिटलर ये बाद में सुसाइड कर लिया था। बेनितो मुसोलिनी और शिन्नो ये मारे गए थे। तो इस लड़ाई का पूरे वर्ल्ड पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इस लड़ाई के बाद पूरे वर्ल्ड की कॉलोनीज को ब्रिटिश, फ्रांस, रूस, अमेरिका, जापान या ब्रिटिश, फ्रांस, अमेरिका, रशिया, इन्होंने अपनी कॉलोनीज को फ्री करने का प्रॉमिस किया। और वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद यूनाइटेड नेशंस का गठन किया गया। विश्व में शांति बनाने की प्रस्ताव रखे गए। तो ये बातें हैं इस समय। तो इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं और अगली क्लास स्टार्ट करेंगे शाम के टाइम 3:30 बजे। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।